नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे परवेज़ टांडा बटवल में एक नाई की दुकान पे, एक हेयर कटिंग सैलून पे मारा गया था। FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स भारत में बहुत बड़ी संख्या में सर्कुलेशन में आ गए थे और उसके सबसे बड़े ऑपरेटर, सबसे बड़े सप्लायर नेपाल में माजिद मनिहार, इसको भी वहाँ उनके दुश्मनों ने, और बाद में बताया गया है कि ISI के लोगों ने ही मार दिया था। कमोवेश यही बात कही गई जब परवेज़ टांडा मारा गया। सारी एजेंसीज़ और उत्तर प्रदेश की, चूँकि उत्तर प्रदेश की ATS का सबसे ज़्यादा एक्सेस था नेपाल का बॉर्डर होने की वजह से, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल की सीमा से लगता है और सबसे ज़्यादा परफोरेटेड भी है, यानी जगह जगह से उसमें आने जाने के रास्ते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के बड़ी संख्या में ये नकली नोट भारत में सप्लाई हो रहे थे। पता लगते लगते ये भी पता लगा, जैसा मैंने आपको कल बताया था, कि ISI ने वहाँ पर बहुत ढेर सारे और भी लोग तैयार कर रखे हैं जो FICN की डीलिंग में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक ऑपरेटर यूनुस अंसारी था, जो एक पूर्व मंत्री सलीम मियां अंसारी, जो वहाँ चेयरमैन भी थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनका बेटा था और वो भी ISI के पेरोल्स पे था। 1 जनवरी 2011 को 1 जनवरी 2011 को 1 जनवरी 2010 को यूनुस अपने एक नेपाल के एक पॉलिटिकल लीडर और 2 पाकिस्तानी नेशनल्स के साथ 25.4 लाख इंडियन फेक करेंसी के साथ, जिसमें 1000 की और 500 की नोट थी, इनके साथ काठमांडू एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ये ऑपरेशन भारतीय अभिसूचना विभाग की सूचना पर नेपाल पुलिस ने किया था। साबित हो गया कि इस तरह से 2 पाकिस्तानी नेशनल और यूनुस अंसारी और साथ में एक नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये पकड़े गए, ये जेल में हैं। फिर इसके पकड़े जाने के बाद थोड़ा सा भारतवर्ष में नकली नोटों की सप्लाई में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। नेपाल के केबल किंग, मीडिया मुगल, मीडिया टाइकून जामिन शाह एक कश्मीरी ओरिजिन का नेपाली नागरिक था, पढ़ा लिखा था, और वो वहाँ पर 2 न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश के और नेपाली के, एक टीवी चैनल, नेपाल चैनल, और सैटेलाइट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था उसका, या केबल नेटवर्क का, उस पर एक अधिकार था, आधिपत्य था उसका नेपाल में। और उसकी जो कंपनी थी, पहली कंपनी थी नेपाल की, स्पेस एंड टाइम कंपनी, जिसने पहला सिग्नल अपलिंक किया था अपने सैटेलाइट, अपने टीवी चैनल के लिए। पहली अपलिंकिंग नेपाल में जामिन शाह के ही टीवी चैनल की थी। हालांकि बहुत उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले तो इसका पेपर वर्क नहीं पूरा हुआ और ये अपलिंक हो गया, चलने लगा। फिर नेपाली गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं साहब, ये अभी तक पेपर वर्क इसका पूरा नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। फिर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों को इसकी जो अपलिंकिंग थी उस पर ऐतराज़ हुआ। इन तीनों के ख़िलाफ़ इसने कुछ न कुछ कहना शुरू किया, और इसने एक बार 1 सप्ताह के लिए इंडिया में अपनी व्यूइंग रोक दी। ये बात है 2000 की।
इस तरह से ये कंट्रोवर्सी में आ गया और बाद में कहते हैं कि दाऊद से इसके संबंध हो गए और आईएसआई ने इसे अपने पेरोल पे रख के वहाँ अपना मेजर ऑपरेटर नेपाल में भारत के अगेंस्ट, भारत के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए बना दिया। ये अपने चैनल से भारत एशिया के करीब 52 देशों में इसका प्रसारण करना चाहता था। बार बार इसमें तमाम रुकावटें आती थीं। 93 में इसका लाइसेंस हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें उनकी सरकार का और तमाम जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनका भी अड़ंगा लगता रहता था। ये भी बताया गया कि जितने बड़े आईएसआई ऑपरेटर्स हैं, चूँकि इसके पास पैसा बहुत हो गया था, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था और नेपाल में सरकार में भी लोग इसके बहुत नज़दीक आ गए थे, तो दाऊद के लिए भी और आईएसआई के लिए बहुत ही इजी टारगेट था कि इसके थ्रू वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स के थ्रू ऑपरेट करने वाला जो आईएसआई का मॉड्यूल था परवेज टांडा के माध्यम से, वो ख़त्म हो गया था। FICN के डिस्ट्रीब्यूशन का जो भारत नेपाल की सीमा में, खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा में माजिद मनीहार था, वो भी मारा गया। तो अब सारा दारोमदार इसी पर था, जामिन शाह पर। 7 फरवरी 2010 को फ्रेंच दूतावास के सामने लाजिमपेट इलाके में ये अपनी पजेरो गाड़ी से जा रहा था। दूतावास के ठीक सामने थोड़ा सा ट्रैफिक जाम जैसा हुआ। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने, पहले तो इसका पुराना ड्राइवर था मथुरा मालाकर, उसको गोली मारी, गोली उसके पैरों में लगी। उसके बाद इसके सिर पे, सीने पे कई गोलियां मारी गईं। चूँकि सबसे बड़ा मीडिया टाइकून था ये, अनपैरेलल था, इसके आसपास भी कोई नहीं था। इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ये शाम की बात है, 3:40 की, 3:45-50 पे ये पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। बहुत इस पर बवाल हुआ, चूँकि एक डेलीगेशन उसी समय चाइना गया था नेपाल गवर्नमेंट का, और एक दिन पहले ही उस डेलीगेशन से जामिन शाह की बातचीत हुई थी कि जो भी अड़चन है उसके टीवी में, उसके चैनल में, सैटेलाइट अपलिंकिंग में, उसमें वो कुछ शायद चाइना की मदद चाह रहा था। और उस डेलीगेशन के जाने के तुरंत बाद ही ये हत्या हो गई। आप समझ सकते हैं कि नेपाल के लिए कितनी बड़ी घटना थी। नेपाल की सारी रॉयल पुलिस, नेपाल के तमाम लोग इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन में जुटे। इसी बीच में एक भरत नेपाली करके क्रिमिनल था अंडरवर्ल्ड, जिसका नाम भगवंत सिंह और भरत नेपाली था। इसने बताया कि साहब ये हत्या हमने करवाई है, क्योंकि जामिन शाह भारत विरोधी एक्टिविटी में लगातार शामिल रहा है। इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, मंजीत सिंह भाटिया। कुल 18 लोग पकड़े गए, जिनमें 3 पुलिस अधिकारी भी थे। 2 पुलिस अधिकारी इसमें अभी भी फरार थे। अभी भी क्या, उस समय यानी 2011-12 में फरार थे, जिनमें से एक फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जगदीश चंद, और दूसरा दृष्णा पौडेल, एक सब इंस्पेक्टर था नेपाल पुलिस का। इन पे चार्ज लगा कि इन लोगों ने कंस्पायर किया है जामिन शाह को की हत्या में, और जो शूटर था, जिसके लिए शूटर जिसको कहा गया, वो मनमीत सिंह भाटिया निकला, जो पंजाब का रहने वाला था। तरह तरह के कयास लगाए गए। नेपाल का जो मीडिया है वो अलग बात कहता था, लोग वहाँ के अलग बात कहते थे, उसके दुश्मन कुछ अलग बात कहते थे, तमाम तरह की बातें होने लगी। लेकिन इसके मर्डर के बाद से आईएसआई की एक्टिविटी का जो मेजर बड़ा स्तंभ था, वो वहाँ पर नेपाल में वो ख़त्म हो गया। यूनुस अंसारी जेल से बाहर नहीं आ रहा था, और ऐसी बातें, ऐसी सूचनाएं बार बार मिल रही थीं कि वो जेल से ही अपने नेटवर्क का प्रचार प्रसार कर रहा है। यूनुस अंसारी काठमांडू की सबसे
सुरक्षित जेल के भीतर उस समय था, और उसी जेल में चार्ल्स शोभराज भी बंद था। तारीख थी 10 मार्च 2011। एक आदमी काले रंग की जैकेट में पूरी सुरक्षा को पार करके, जो मीटिंग एरिया है जहाँ पर कैदियों से और मुलाकातियों से मुलाकात कराई जाती है, भारतीय जेलों के संदर्भ में मुलाकाती हॉल जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये भीतर घुस गया। और इसी बीच में यूनुस अंसारी किसी से मिलने के लिए आया। इसने अपनी पिस्टल निकाली और यूनुस अंसारी पे फायर कर दिया। 3 गोलियां चलाईं। एक गोली उसे कंधे पर लगी, कंधे के पास 2 गोलियां नहीं लग पाईं। ये गार्ड्स और वहाँ सब मुलाकात कराने के लिए नेपाली पुलिस के या नेपाली जेल पुलिस के गार्ड भी खड़े हुए थे, उनके सामने ये घटना हुई। गार्ड्स ने ओवर पावर कर दिया, वो पकड़ा गया, और जो आदमी पकड़ा गया वो था जसजीत सिंह, जो लखनऊ का रहने वाला था। ये घटना भी बहुत गंभीर थी, क्योंकि चार्ल्स शोभराज जेल में था, और बाद के इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जसजीत सिंह इसके पहले भी कई बार चार्ल्स शोभराज से मिलने आया जाया करता था। इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ कि क्या चार्ल्स शोभराज ने तो इसको जान से मारने की ये प्लानिंग तो नहीं की थी, कि उसका कोई रोल तो नहीं था, क्योंकि चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। और ये अमेरिकन जो बैकपैकर्स हैं नेपाल में, अलग अलग देशों में, ये अलग देशों में, बहुत से देशों में ये 1970 में 20 से अधिक बैकपैकर्स की हत्या का दोषी था चार्ल्स शोभराज। और वहाँ भी नेपाल में भी एक अमेरिकन बैकपैकर की हत्या के आरोप में ये काठमांडू जेल में बंद था। 3-4 बार की मुलाकात में इसने, जसजीत सिंह ने, जो पकड़ा गया था, ये 3-4 बार मुलाकात करने गया चार्ल्स शोभराज से, और वहाँ उसने जाने के तलाशी या चेकिंग में क्या क्या चीज़ें कहाँ देखी जाती हैं, और यूनुस किस समय पर लोगों से मिलने के लिए मुलाकाती हॉल में आता था, ये सब बातें उसने ठीक से रैकी करके पता कर ली थी। और उस दिन भी ये इसकी 3 जगह चेकिंग हुई, लेकिन पिस्टल इसने पैंट के पास एक होल्स्टर में, घुटनों के पास एक होल्स्टर में छिपा के रखी थी, जो डिटेक्ट नहीं हुई। वहाँ पहुंचकर इसने पहले उसको अपने जो काले रंग का जैकेट पहना था, उस जैकेट के भीतर रखा, और जैसे ही यूनुस अंसारी मिलने के लिए आया, उस पर फायर कर दिया। इसकी 2 गोलियां मिस हुई थी, सिर्फ एक ही गोली चली, जो यूनुस के कंधे पर लगी। यूनुस अभी भी दोबारा भी, जब ये पकड़ा गया था अभी 2 साल पहले, बल्कि साल भर पहले, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, नई वाली जो इंडियन करेंसी नोट्स हैं, इसकी फेक काउंटरफीट करेंसी, इसके करीबन 6-7 करोड़ रुपए की डिनोमिनेशन की एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी। उसमें यूनुस अंसारी अभी भी जेल में बंद है। उसके साथ साथ 10 किलो गोल्ड की स्मगलिंग का भी चार्ज इसके ऊपर लगा था, जो नेपाल की पुलिस ने पकड़ा था। ये अभी भी एक बड़ा सरदर्द है फेक इंडियन करेंसी नोट्स के लिए, की सप्लाई के लिए। तो जो हम लोगों का जो ATS का जो तीसरा काम था, पहला इन 2 जो संगठन थे, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी, इसको पूरा करने के बाद इसका होमवर्क जो हो रहा था, वो इसी नकली करेंसी के बंद करने का, नकली करेंसी के सर्कुलेशन को रोकने का ये किया जा रहा था। इसमें ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए: माजिद मनिहार की हत्या, परवेज़ टांडा की हत्या, उसके बाद जामिन शाह का मारा जाना, और फिर यूनुस अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला, लेकिन उसका बच जाना। लेकिन ये इसका जो इसका नेटवर्क था वो बंद नहीं हो रहा था, और ये दिक्कत हो रही थी कि इसमें
और किसको किसको टारगेट किया जाए कि FICIN का ये सर्कुलेशन बंद हो। फिर जो नीचे लेवल के और जो ऑपरेटर थे वहाँ पर उनको टारगेट किया जाने लगा। अच्छा, इस बीच में एक और बड़ा ड्राइव उत्तर प्रदेश में ATS ने चलाया कि जो इसके कैरियर्स हैं, कैरियर्स पे कड़ी कार्रवाई, कैरियर्स की गिरफ्तारी, उन पे बड़ा प्रिवेंटिव, उन पे बड़े प्रिवेंटिव सेक्शंस और ऐसी कार्रवाई कि वो कुछ दिन जेल में रहें, ये की जाने लगी और बहुत बड़ी संख्या में कैरियर्स पकड़े जाने लगे। ये हुआ कि जब हम इसके सोर्स पर कार्रवाई करने के लिए नेपाल के भीतर कार्रवाई करनी थी, जो थोड़ा मुश्किल काम था। इधर इन लोगों ने इस रूट को टेम्पररीली बंद भी कर दिया और ये बांग्लादेश के माध्यम से उधर मालदा से इस फेक करेंसी को लाने लगे। बनारस की यूनिट ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाया, क्योंकि इसके पहले के जो कैरियर्स पकड़े गए थे उन्होंने पर्टिकुलर ट्रेन्स जो वेस्ट बंगाल से चलती थीं और दिल्ली को जाती थीं, उनसे कैरी करके और दिल्ली तक पहुंचाने की बात बताई थी। और सोर्स से चलने पर ही हमारी यूनिट को पता लग जाता था। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर 5 लाख और 10 लाख की रिकवरी कम से कम 15 बार या 20 बार हुई एक साल में। सारे कैरियर्स जो पकड़े गए वो बंद हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी सर्कुलेशन पे कुछ तो फ़र्क पड़ा। इन नोट्स की क्वालिटी आप देखकर उस समय अगर किसी के संज्ञान में आया हो तो नोट्स की क्वालिटी देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। और ये इतने बढ़िया, इतनी अच्छी फिनिशिंग के नोट्स थे कि कोई भी एक बार क्या पहली बार देखने में गच्चा खा जाएगा। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, वो राजनीतिक उथल पुथल उस समय वहाँ पर चल रही थी और इसी का फ़ायदा उठा के बड़े ढेर सारे ऑपरेटिव्स वहाँ पर काम कर रहे थे। हमारी एक ATS ने अपनी एक टीम परमानेंट गोरखपुर में बना दी और अभयमल उसके प्रभारी बना के वहीं स्टेशन कर दिए गए, जो उधर से आने वाले लोगों में अपने कॉन्टैक्ट बना के वहाँ के जो ऑपरेटर्स थे, मेन ऑपरेटर्स थे, उनके बारे में पता करना शुरू किया कि वो कौन कौन लोग हैं और उन्हें कैसे रोका जाए, उनको इस ट्रेड में अगर वो इस तरफ आते हैं। धीरे धीरे ये सब भी बहुत चौकन्ने हो गए और इनको बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए और ये इधर आना उन्होंने, यानी नेपाल क्रॉस करके इस तरफ आना लगभग बंद कर दिया। ये और दिक्कत की बात हुई हम लोगों के लिए, क्योंकि जो भी सोर्स था वो वही थे कि हमें ओरिजिनल सोर्स का पता लग जाए, क्योंकि जो सेकेंडरी या तीसरे स्टेज के तीसरे लेयर के कैरियर्स जो पकड़े जा रहे थे वो केवल नेपाल के बॉर्डर पर उन्हें किसने दिया, कहाँ दिया, कितने में बात हुई थी, उसका चेहरा मोहरा रंग हुलिया कैसा था, इतनी बात बता पाते थे। लेकिन ऊपर से ये कहाँ से चला था इसके बारे में तो वही लोग बता पाएंगे या वही लोग बता सकते थे जो नेपाल में ये डिलीवरी दिया करते थे। ऐसे 3-4 अरेस्ट हम लोगों ने की। आफ्ताब अंसारी का ब्रदर इन लॉ मुन्ना खान, इसको पकड़ा हम लोगों ने, और कई एक वसी अख्तर को पकड़ा, कई एक इस तरह के जो ऑपरेटिव्स थे जो नेपाल में रह के और भारतीय नागरिकों को या प्रलोभन दे के या भारतीय नागरिकों को ये नकली नोट बेचा करते थे। लेकिन बात पूरी जितनी बननी चाहिए वो बन नहीं रही थी। परेशानी में सभी लोग थे और भी दूसरे काम उस समय पैरेलल चल रहे थे ATS में। फिर ये जो जितनी वहाँ पर हत्याएं हुई इसका पता किया गया कि भाई ये कहाँ से कौन लोग हैं ये, क्योंकि 3 घटनाओं में जो जैसे यूनुस अंसारी के जेल में मारे जाने की घटना में जो गिरफ्तार व्यक्ति था वो लखनऊ का था, जो जामिन शाह की गिरफ्तारी में जो व्यक्ति था उसका भी लखनऊ से कनेक्शन जरूर था और वो पंजाब का रहने वाला था। बाकी दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा उन लोगों के मारे जाने में। तो ये हुआ कि इसका पता किया जाए कौन लोग इसके पीछे हैं। पता करते करते ये पता लगा कि बबलू श्रीवास्तव जो बरेली जेल में, सेंट्रल जेल में बंद है, बहुत लंबे समय से भारतीय जेलों में, नैनी जेल में, बरेली जेल में, तमाम और अलग अलग जेलों में रहा, तमाम मुकदमों में उसकी पेशी होती थी
और वो दाऊद के लोगों से बदला लेना उसकी फितरत भी थी और उसका सपना भी था। और ये सारे लोग जो मारे गए ये आईएसआई या दाऊद के एड एंड एसोसिएट थे उस ज़माने के। फिर ये बात, अब खैर चूँकि वो जेल में है, उसका बहुत ज़्यादा कुछ उससे बहुत कुछ उसका किया नहीं जा सकता, और चालाक है बहुत, उसके पास अभी भी रिसोर्सफुल है। तो फिर इंडियन एजेंसीज़ ने बबलू श्रीवास्तव से भी संपर्क साधना शुरू किया। हमारे यहाँ भी जो बहुत अच्छे इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने बबलू श्रीवास्तव की पेशी पर आते जाते उनसे बातचीत करनी शुरू की और उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जो नेपाल में ऑपरेटिव थे और नेपाल में ये सब काम कराया करते थे। चूँकि पहले जब दाऊद के साथ ही ये हुआ करता था बबलू श्रीवास्तव, और 93 के बम ब्लास्ट में इन लोगों का आपस में मतभेद हुआ था। छोटा राजन, बबलू और ये सब लोग अलग हो गए थे धार्मिक आधार पे, जो डिवीज़न हुआ था अंडरवर्ल्ड का मुंबई में। उस समय दाऊद इसको मरवाने की फिराक में था, बबलू श्रीवास्तव को, और बबलू श्रीवास्तव दाऊद के लोगों को एक एक करके एलिमिनेट कर रहा था। तो जेल के भीतर से बैठ के उसने अपने संपर्क सूत्रों से बहुत ढेर सारे काम कराए थे। और ऐसा शक है, ऐसा कहा जाता है, और ये बात शायद एजेंसीज़ की जानकारी में भी होगी कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में बैठ के, हो सकता है इन सभी जो लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं उनसे ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद बबलू श्रीवास्तव ने के इशारे पर बबलू श्रीवास्तव के लोगों ने नेपाल में ये कई इस तरह के काम किए जिन पर ये शक था कि ये दाऊद के लोग हैं। बहरहाल हमारा इससे कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोगों के लिए तो ये था कि वो जो हमारे राडार पे थे, जिनको हम जानते थे कि भारत विरोधी क्रियाकलाप में नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली अपने जो उनका आपस का झगड़ा था, वहाँ का झगड़ा था, चाहे वो दाऊद को लेके हो, चाहे वहाँ किसी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को लेके हो, चाहे आईएसआई का काम न करने पर या आईएसआई की बात न मानने पर उनको एलिमिनेट किया गया हो, पर वो इतने बड़े बड़े नाम ये वहाँ पर 1 साल 1.5 साल के भीतर एलिमिनेट कर दिए गए थे। आज बस इतना ही। कल मैं आपको और बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे FICN के नेटवर्क को और बारीकी से तोड़ा और इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में FICN के सर्कुलेशन में। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।